भोगात्माओं, हाल ही में हम लोगों ने जो सप्तम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक की गुणस्थान प्ररूपता की जो प्रतियोगिता ली थी, तो उस प्रतियोगिता की जो प्रश्न और उत्तर थे उसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें इस बार 25 से भी, नॉर्मली हम लोग 25 प्रश्न रखते हैं, इस बार 25 से भी ज्यादा प्रश्न थे, मेरे ख्याल से 32-33 प्रश्न थे। तो क्योंकि विषय थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए हमने ज्यादा प्रश्न रखे थे, किंतु कहीं पर भी आप लोगों को गणित का विषय ज्यादा हमने एज यूजुअल नहीं रखा था। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको गणित बढ़िया से आ रही है। एक बार बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल, एक ना इमीडिएट सब लोगों ने हाँ बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे अगर समय बचेगा तो गणित के ऊपर। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था सांप्राय किसे कहते हैं। यहां से मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं स्क्रीन, ताकि आपको दिखाई दे कितने लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं। दिख रहा है सबको? ये जो ग्रीन हरे रंग का जो पट्टी आ रही है वो है, नहीं आ रही है? हाँ, हरे रंग की जो पट्टी आ रही है वो कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है वो है। ऊपर प्रश्न है, 3 विकल्प है और उसके जो हमेशा जैसे रहता है वैसा ही है। पहला प्रश्न था सांप्राय किसे कहते हैं। ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया, 113 लोगों ने सही उत्तर दिया है। सांप्राय कषाय को कहते हैं। देखो, एक बार फिर से यहां पर सिद्ध हो गई है कि जिन लोगों ने इस बार सखोलता से अभ्यास नहीं किया, वो जहां फंसने थे वही फंस गए। ऐसे कुछ प्रश्न थे जो अगर आप पारंपरिक ज्ञान के ऊपर अगर उसका उत्तर देना चाहोगे तो बिल्कुल गलत हो जाओगे, क्योंकि वहां पर उस विषय के सूक्ष्मता की अपेक्षा से प्रश्न पूछा जाता है और तब उस सूक्ष्मता से ही आपको उत्तर देना होता है। आगे ऐसे प्रश्न आएंगे तब मैं बताऊंगा। सांप्राय किसे कहते हैं, कषाय को कहते हैं। अभी भी 11 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि योग को सांप्राय कहते हैं। पता नहीं कि उन्होंने ऐसी क्यों धारणा बनाई है कि सांप्राय को योग कहते हैं। चलो कोई बात नहीं है। दूसरा है सप्तम गुणस्थान की सरागता का मुख्य कारण क्या है। यहां पर भी 119 लोगों ने, काफी अच्छे लोगों ने इसका उत्तर दिया है, क्योंकि ये प्रश्न भी थोड़ा सा सूक्ष्म था। क्योंकि सप्तम गुण स्थान सराग अवस्था होती है, ये सबको पता है, किंतु सप्तम गुण स्थान को मुख्यतः से अप्रमत्तता की अपेक्षा से जाना जाता है। वो मशहूर क्यों है? अप्रमत्त होने का, एक अप्रमत्तता का पहला गुण स्थान है, तो उससे वो मशहूर है। किंतु यहां पर चर्चा चल रही थी सरागता का, तो इसीलिए जिन्होंने यहां पर वहां पर क्षयोपशम की अपेक्षा से सप्तम गुण स्थान का जिन्होंने अध्ययन किया है उनको इसका सही उत्तर आया, क्योंकि संज्वलन चतुष्क और नो कषाय का मंद उदय होने की वजह से, संज्वलन चतुष्क और नो कषाय का मंद उदय होने की वजह से सरागता बनी रहती है। क्योंकि सरागता ये दोष है, सरागता ये दोष है। तो चारित्र की अपेक्षा से जब देखा जाए तो सातवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो, इन सब के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होता है, और इसीलिए उनका पूरा बंदोबस्त हो जाता है। और पूरा बंदोबस्त होने की वजह से होता क्या है? सकल संयम प्रकट हो जाता है। तो सकल संयम का कारण अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी का पूरा बंदोबस्त। तो ये तो कार्य सफल हो गया, किंतु इसमें थोड़ा सा दोष लगता है। किस चीज का दोष लगता है? सरागता का दोष लगता है। और वो सरागता का दोष क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक संज्वलन चौकड़ी विद्यमान है और नो कषाय भी विद्यमान है, तो वो उनका जब उदय हो जाता है तो उससे ये सरागता का दोष लगता है। वो जीव को वीतराग होने नहीं देते। बात समझ में आ गई? तो ये जिसको समझ में आ गया उसको सप्तम गुणस्थान बढ़िया से समझना प्रारंभ हो चुका। अब चलते आगे। अदप प्रवृत्तकरण के 4 आवश्यक क्रियाएं कौन से गुणस्थान तक होती है? शुरुआत तो अदप प्रवृत्तकरण की कहां से होती है? 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त भाग से शुरू हो जाती है, किंतु ये प्रक्रिया चलती कहां तक है? यहां पर भी 107 लोगों ने सही उत्तर दिया है, 10वें गुणस्थान के अंत तक। अर्थात ये प्रक्रिया मुख्यतः से श्रेणी में क्या होता है, ये भी आगे प्रश्न आ रहा है। तो श्रेणी में मुख्यतः से ये श्रेणी आरोहण क्यों की गई है?
तो चारित्र मोहनीय कर्म का बंदोबस्त करने के लिए। तो उसके लिए आपने जो इंजन शुरू किया है, उसके लिए जो आपने भट्टी शुरू की है, वो तब तक चलनी चाहिए ना जब तक कार्य पूरा नहीं होता है। तो वीतराग होने का, मोहनीय कर्म के नाश या उपशम होने का कार्य कब तक चलता है? 10वें गुणस्थान के अंत तक चलता है। तब तक तो ये सारे कार्य चलते ही चलते हैं। ठीक है, चलिए। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण और कांडक घात, ये कहां पर होते हैं? तीन आपके पास विकल्प थे, अधप प्रवृत्त गुणस्थान में, अपूर्वकरण गुणस्थान में, या फिर प्रमत्त विरुद्ध गुणस्थान में। प्रमत्त विरुद्ध गुणस्थान कौन सा है? छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान में ये सारी चीजें होने की विशुद्धि है क्या? नहीं है। अधप प्रवृत्त गुणस्थान में ये होता है कि वहां विशुद्धि तो होती है अधप प्रवृत्त का, अधप प्रवृत्त नाम का कोई गुणस्थान तो होता नहीं है, तो शब्द यहां पर आया था अधप प्रवृत्त गुणस्थान। वो नाम का कोई गुणस्थान तो है नहीं है। पर अगर मान लो अधप प्रवृत्तकरण की अवस्था, तो उसमें भी होता है क्या? नहीं होता है। तो अधप प्रवृत्तकरण में होता क्या है? अगर ये चीजें नहीं होती तो क्या होता है? कौन बताएगा जल्दी से? हाँ, स्मिता दोषी दीदी, अधप प्रवृत्तकरण में होता क्या है? प्रति हो गया। समय विशुद्धी प्रति समय विशुद्धी बढ़ना आणि पुण्य प्रकृती का बंधा अनुभाग बंध आणि पाप प्रकृती का बंधा पसरण, आणखीन हे पुण्य प्रकृती आणि स्थितिकांड घात। देखो, आप थोड़ा हड़बड़ी में है ना, थोड़ा शब्द फेल हो रहे हैं, सही उत्तर नहीं आ प्रति रहा है। समय दीपक दीदी, भैया आप पहुंच भैया तो प्रति सही लगा रही समय हो। देखो, समय चिकर प्रति पहुंचो, सुनो समय सुनो, समय चिकर पहुंचो और वंदना ना करो तो कोई मतलब है क्या? बरोबर सांगते ना, प्रति समय विशुद्धी बढ़ना हाँ, एक, तीन पाप प्रकृती का बंधा पसरण आणि पुण्य प्रकृती का अनुभाग बंध। देखो आपने शब्द क्या लगाया? पाप प्रकृतियों का बंधापसरण। अब कौन सा बंध? स्थिति बंध क्या अनुभाग बंध? स्थिति बंधा पसरण। अब ये तो पूरा बताना पड़ेगा। पाप प्रकृतियों का स्थिति बंधापसरण नहीं होता। नहीं होता का मतलब क्या? अकेला उनका थोड़ी होगा। चलो दीपा दीदी बताओ, आप पहुंच तो रही हो स्मिता दीदी, थोड़ा सा एक्यूरेसी की कमी हो रही है। दीपा दीदी बताइए। अनम्यूट नहीं हुआ दीपा दीदी, अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद नेट का। हाँ, ये सब क्रियाएं होने की तैयारी होती है, प्रत्यक्ष निर्जरा संक्रमण और घात नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो ये तो नहीं होता, किंतु होता क्या है अधः प्रवृत्तकरण में? अधकरण प्रवृत्ति में पहले जीव के बारे में पहला विशुद्धि, समय समय को विशुद्धि बढ़ती जाती है, ये पहला जीव के बारे में होता है। चलिए, एक हो गया। दूसरा? दूसरा नए आने वाले कर्मों की स्थिति कम कम होके बनती है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है, उसको क्या कहेंगे? शब्द क्या है उसका? स्थिति बंधापसरण। बहुत बढ़िया, स्थिति बंधापसरण। तो दूसरी क्रिया वहां पर होती है स्थिति बंधापसरण। तीसरी क्रिया क्या होती है? देखो, बंधापसरण हो रहा है, कांडक नहीं हो रहा है। कांडक में हाँ, और अपसरण में फर्क है। कांडक आप लोगों को पता है था, कांडक मतलब बड़े बड़े टुकड़े निकाल करके जल्दी 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 खत्म करना। हाँ, और स्थिति बंधापसरण हो गया। तीसरा क्या होता है? नए आने वाले पाप कर्मों की स्थिति घट घट के बनती है। आपने बाकी तो बताया, आप स्थिति कह रहे हो अभी भी, क्योंकि स्थिति की बात तो अभी हो अनुभाग गई। अनुभाग अनुभाग हाँ, अनुभाग घट पाप घट के कर्मों का अनुभाग, बंधने वाले पाप कर्मों का अनुभाग घट 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 के घट बनती करके बंधता है। उसे क्या कहेंगे? है। अनुभागापसरण। हाँ, वहां पर आपको करेक्ट करना है, अनुभाग बंधापसरण। हाँ, अनुभाग अपसरण ये शब्द जो है, इसमें गलती क्या है? ये गलती मतलब ये एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि उसमें अनुभाग अपसरण मतलब अनुभाग घट के बनता है। बट किसके? नए बंधने वाले के, या पहले से सत्ता में है उसका? वो शब्द वहां नए नहीं आया है, तो इसलिए आपको करेक्ट नए करना है वहां बनने पर। पीडीएफ नए में मिस्टेक बनने हो गई वाले है वहां पर। नए बनने वाले के हाँ, तो पीडीएफ में आप उसको करेक्ट कर लिए, अनुभाग बंधापसरण शब्द होना चाहिए। ठीक है, और चलिए। और एक पुण्य अंत वाला रह गया। और पुण्य प्रकृति का पुण्य प्रकृति अ, बढ़ती है।
पुण्य प्रकृति बढ़ती है कहां से कहां तक? अगर आप उत्तर ऐसा होगे तो मेरे मन में प्रश्न उठेंगे। वो बढ़ती है कहां से? 4 फुट से 5 फुट तक बढ़ती है। पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ बढ़ के बढ़ता है। बहुत बढ़िया। मतलब जो पुण्य प्रकृति का जो नए बनने वाली पुण्य चतुष्टनीय कर्म प्रकृतियां है उनका जो अनुभाग है वो वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ बढ़ करके वो बनता है। चतुस्थानीय हो जाता है ये चतुस्थानीय हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। और पाप हाँ ठीक है, चलिए पाप का तो घट घट के हो गया, वो अनुभाग बंधापसरण में आ गया। चलिए सबको क्लियर है ये? तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो मुख्यतः से अपूर्वकरण की अपेक्षा से कौन सी श्रेणी में बादर कृष्टि नहीं होती? अब यहाँ पर 19 लोगों ने कहा है कि क्षपक श्रेणी में नहीं होती, 71 लोगों ने बोला उपशम श्रेणी में होती है, और जो पारंपरिक वाले हैं जिन्होंने अभ्यास ना करते हुए पेपर दिया है उन्होंने लिख दिया, 39 लोग पकड़े गए वहां पर। उन्होंने क्या बोला? दोनों श्रेणी में बादल कृष्टि होती है, क्योंकि तभी से तो पढ़ते ही आ रहे हैं बादल कृष्टि होती, पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बादल कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि पढ़ते आ रहे हैं। पर सूक्ष्मता में ये नहीं पढ़ा कि क्षपक श्रेणी में बादल कृष्टि होती है, उपशम श्रेणी में बादल कृष्टि नहीं होती है। तो ये सूक्ष्मता से आपको जो फर्क है वो मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, क्योंकि उपशम में उसका नाश नहीं होगा। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय कर्म का, अच्छा कृष्टि किसकी होती है? जय श्री श्रॉफ दीदी, कृष्टि किसकी होती है? वंदना भैया जी, कृष्टि मोहनीय कर्म की होती है। बहुत बढ़िया। बादल कृष्टि किसकी होती है? बादर कृष्टि क्रोधमान माया की। कौन से? अनंतानुबंधी? संज्वलन। हाँ, तो पूरा बताइए। संज्वलन चतुष्क की बादल कृष्टि होती है, और सूक्ष्म कृष्टि किसकी होती है? चंद्रा जवाहरी दीदी। वंदन भैया जी। नहीं, कौन बताएगा? अरे सूक्ष्म कृष्टि जो बच के अंत में चला जाता है वो, देखो उसको ही बढ़िया से, उसको लॉजिक के हिसाब से याद रखो। मीनाक्षी दीदी, किसकी होती है सूक्ष्म कृष्टि? लोक की होती है, संज्वलन लोक की। वो भी तो अंत में सूक्ष्म रहता है, उसी की सूक्ष्म कृष्टि होगी। कृष्टि मतलब कूटना, कूट कूट के खत्म कर देना। ठीक है, चलिए इस तरीके से इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्योंकि आप लोगों के माइक, जिनके माइक खुले हो प्लीज अपने अपने माइक बंद कर देना। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। तो उत्तर था यहीं पर सही, उपशम श्रेणी। सप्तम गुणस्थान में किस प्रकार का चरित्र होता है? 116 लोगों ने करेक्ट लिखा है, मतलब यहां तक तो हम लोग अच्छी तरीके से पहुंचे हैं। बट अभी भी 5 लोग बोलते कि क्षयिक चारित्र होता है, कोई बोलते हैं उपशम चारित्र होता है। अगर 7वें गुणस्थान में ही क्षयिक चारित्र होगा, क्षयिक चारित्र कब होगा? तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करने के बाद क्षयिक चारित्र होता है। और अगर वो 7वें गुणस्थान में ही प्राप्त हो जावे तो श्रेणी आरोहण करने की क्या जरूरत है? सीधे 7वें से 12वें में चले जाओ। होगा कैसा? कोई बैठा है क्या 7वें से 12वें में जाने की इच्छा रखने वाला? गारंटी है? अरे नहीं भाई, नहीं होगा, है कि नहीं है? तो इसका मतलब है क्षयिक चारित्र भी नहीं होगा, और उपशम चारित्र वो भी नहीं होगा, क्योंकि क्षयिक चारित्र और उपशम चारित्र, इसकी प्राप्ति, इसके लिए प्रयास कहाँ होते हैं? श्रेणी में। और इसका फल कहाँ मिलता है? 10वें गुणस्थान के अंत के बाद, मतलब 11वें और 12वें में उसका फल मिलता है। ठीक है, उपशम का फल 11वें में, क्षय का 12वें में। संदृष्टि का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। और ये एक प्रश्न ऐसा है कि यहां पर भी 116 लोगों ने सही उत्तर दिया है। अब पता नहीं मुझे कि 8 लोग और ये 5 लोग कौन है। 8 ने लिखा है सम्यक दृष्टि, ये शायद रत्नकर शावकाचार्य के श्लोक को गलत दोहराते हैं। वहां पर शब्द है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम धर्मेश्वरा विदु। मैं बहुत सोच रहा था कि मैंने डाल तो दिया था ऐसे सम्यक दृष्टि,
पर 8 लोगों ने सम्यक दृष्टि का चयन क्यों किया रहेगा? तो शब्द रत्नाकर शावकाचार्य में क्या है? सदृष्टि। ये संदृष्टि है, अनुस्वार है इसके ऊपर। सदृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। क्लियर है? श्रेणी आरोहण में जीव मुख्यतः क्या करता है? 62 लोग फंस गए इसमें, 62। क्यों? क्योंकि प्रश्न ठीक से पढ़ा नहीं। प्रश्न क्या है? श्रेणी आरोहण में जीव मुख्यतः क्या करता है? अगर चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयक्षम करता है क्या? वो तो आपके पास चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयक्षम तो छठे गुण स्थान में ही पहले से है, जिससे क्षयक्षमिक चारित्र उत्पन्न होता है, हा या ना? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम करेंगे तो क्या उत्पन्न होता है? बोलो। देखो, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय करोगे तो क्या उत्पन्न होगा? भैया आज सभी आप ही बोलो ना, इतने दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी थी, आज सारा का सारा आप ही बोल दो, हम नहीं बात करेंगे। अरे भाई, मुझे आपकी बात सुननी है, मुझे आपकी आवाज सुननी है। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होगा तो क्षयिक चारित्र उत्पन्न होगा। चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम होगा तो औपशमिक चारित्र उत्पन्न होगा। और चारित्र मोहनीय कर्म का अगर क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक चारित्र उत्पन्न होगा। तो छठे और सातवें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है कि नहीं है? क्षयोपशम का अर्थ क्षय अधिक उपशम, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि श्रेणी में क्षय भी होता है या फिर उपशम होता है, या तो क्षय होता है नहीं तो उपशम होता है। तो दोनों को पकड़ करके अगर आपने क्षयोपशम शब्द लगा दिया है तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि क्षयोपशम का अर्थ तीसरा है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्षय अधिक उपशम इक्वल टू क्षयोपशम, ऐसा कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं है। भाई बात समझ में आ रही है क्या? क्षयोपशम में जो क्षय है वो उदयाभावी क्षय है, साक्षात समूल नाश नहीं है। क्षय का अर्थ होता है समूल नाश, और क्षयोपशम में नाश कौन सा है? थोड़े समय के लिए। उसका उदय जब हो रहा है तो उसका सर्वघाती प्रमाण जो है वो निकाल के ले रहे हैं, उस अपेक्षा से वहां क्षय है। और उपशम कौन सा है? सत अवस्था उपशम, मतलब अभी उदय में नहीं है, सत्ता में पड़े हैं और इसीलिए वो उपशम में है, दबे हुए हैं, ऐसा मान करके उपशम है, और इसीलिए क्षयोपशम है। तो क्षयोपशमिक चारित्र वहां पर क्षयोपशम नहीं होता, क्योंकि श्रेणी आरोहण की बात चल रही है। श्रेणी आरोहण में चारित्र क्षयोपशमिक चारित्र होगा क्या? नहीं होगा, वो सातवें गुण स्थान तक ही होगा। और श्रेणी के गुण स्थान कौन कौन से है? श्रेणी के गुण स्थान कौन कौन से है? निशा जैन दीदी। 11वां 12वां नहीं, अच्छा, 11वां नहीं है, 10वें से 10वां फिर डायरेक्ट 12वां। तो थोड़ा ढूंढो, और थोड़ा सा, और थोड़ा पीछे जाओ तो और थोड़ा आ जाएगा। हाँ भाई, कौन बताएगा? अंजलि दीदी नागपुर। श्रेणी के गुणस्थान कौन से? वंदना भैया, 8वीं से लेके 12वीं तक। 8वें से लेकर के 12वें तक, उसमें से क्षपक श्रेणी के कौन से? 8 से लेके 11। देखो कैसे एक सॉरी, उपशम लगता है श्रेणी के कि 8 से लेके 11 तक, और क्षपक श्रेणी के 8 से लेके 12 तक। स्वाध्याय में लड्डू के उदाहरण जब दिए जाते हैं तो इस बार स्वाध्याय में लड्डू के उदाहरण से स्वाध्याय किया है या सिर्फ लड्डू खाए हैं? सब लोगों को पूछ रहा हूं। गुलाब जामुन का उदाहरण तो शायद आया था ऑडियो वीडियो में, तो वो उदाहरण के लेवल तक रखा है कि खाने में लगे थे। भाई इतना गड़बड़ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलो पूर्णिमा दीदी एक बता देना, उपशम के बता देना, उपशम श्रेणी वाले। वंदना भैया, उपसम श्रेणी के 8, 9, 10 और 11, और शपथ 10 और 12। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम यहां पर होगा क्या? दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम श्रेणी में नहीं होता, तो कहाँ होता है दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम? रजनी दीदी,
वंदना भैया जी। हाँ दीदी, मुझे वंदना बोलिए। आज सबके लड्डू बाहर आएंगे। जेटी गंगवाल जी, सिंपल प्रश्न है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम कहाँ होता है, कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे पांचवे। चौथे और पांचवे में होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम चौथे और पांचवे में होता है। सर छठे सातवें में होगा क्या? छठे सातवें में तो क्योंकि चारित्र मोहनीय का शुरू है। हाँ? छठे सातवें में चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम चालू होता है। अच्छा, दर्शन मोहनीय का नहीं होगा? सुरेश पहाड़ी जी। वंदना भैया जी, हम्म। नहीं होगा। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई। छठे और सातवें में होगा भैया। तो टोटल कहाँ कहाँ होगा दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम? छठे और सातवें में। और चौथे पांचवे में? चौथे पांचवे में नहीं शायद। आपके अनुव्रत है कि नहीं है? है ना? तो फिर आपका सम्यक तो कौन सा है दीदी? पांचवें गुणस्थान में हो आप। पांचवा पांचवा पांचवा। हाँ, तो गुणस्थान तो पांचवा है, किंतु सम्यक तो कौन सा है? पांच। हाँ, देखो तीन प्रकार के सम्यक तो होते हैं। क्षायिक है, क्या औपशमिक है, क्या क्षायोपशमिक है? आयोपशमी। क्षायोपशमिक है पक्का ना, क्षायिक तो नहीं है? अगर क्षायोपशमिक है तो वो कैसे प्राप्त किया पांचवें गुणस्थान में? दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम आया ना। जैसे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करके क्षायोपशमिक चारित्र मिलेगा, वैसे दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करके क्षायोपशमिक सम्यक तो मिलेगा। कोई बात नहीं, आज इसीलिए हमने आज वार्म अप ही रखा है। डायरेक्ट ज्ञान मार्गना में, और वो भी केवल ज्ञान को छूना है भाई, है ना? तो थोड़ा वार्म अप आज हो ही है। चलो, तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक होता है। क्लियर है? चलिए, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम वो भी कौन से गुणस्थान में होता है? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, रेखा दीदी। अनम्यूट कीजिए जल्दी से। चारित्र्य मुनि का क्षयोपशम चौथे से आगे ही होगा, सातवें तक ही होगा। दर्शन मोहनी का 4 से 7 तक, और चारित्र्य मोहनी का भी 4 के आगे ही होगा। चौथे गुणस्थान के आगे। अरविंद जी। वंदना भैया जी। हाँ हाँ बोलो, कहाँ होगा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम? कहाँ होगा? उपसम में, और 4 से 12 10वें तक होगा। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम पूछ रहा हूं मैं। क्षयोपशम देखो, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से क्या उत्पन्न होगा, अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं उस लॉजिक से सुनो। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, रेखा दीदी, क्या होने से क्या उत्पन्न होगा? संयम चारित्र्य प्राप्त होगा ना। कौन सा वाला? चारित्र्य मोहनी का करके तो क्षयोपशमी की चारित्र्य प्राप्त होगा। होगा ना, क्षयोपशमिक चारित्र प्राप्त होगा, क्षयोपशमिक संयम, कुछ भी कहो। हाँ, तो चौथे गुणस्थान में चारित्र या संयम होता है क्या? नहीं, चौथे में नहीं होगा। नहीं ना। वंदना कब से कहना चालू किया हमने आपको? 5वें गुणस्थान तो किया या 5वें गुणस्थान वालों को किया? हाँ, 5वें गुणस्थान है ना। तो वंदना बोल के कब चालू हो गया? जब हमने चारित्र की शुरुआत गई। हाँ, तो क्षयोपशमिक चारित्र कहाँ से शुरुआत हो जाएगा? वो भी एक, वो कहाँ से होगा? 5वें गुणस्थान से माना है। 5वें से 12वें। तो 5वें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में। एक देश 5वें में होगा और सकल छठे 7वें में होगा। भाई क्लियर है कि नहीं है? हाँ हाँ। 5वें में क्षयोपशमिक चारित्र उत्पन्न कैसे होगा? आज जरा बेसिक ही लेते हैं। चलो, कैसे होगा मतलब कौन से क्षयोपशम कैसे होता है? उदयाभावी क्षय,
सदवस्था उपशम और देशघाती का उदय। तो कौन से कर्म प्रकृति का उदयाभावी क्षय होता है, कौन से कर्म प्रकृति का सदवस्था उपशम होता है, और कौन से प्रकृति का उदय होता है, तब जाकर के पांचवें गुणस्थान का क्षयक्षमिक चरित्र उत्पन्न होता है। चलो नया अब तक जिन्होंने उत्तर नहीं बताया वो बताओ कौन है आज? सुवर्णा श्रावक दीदी। नहीं यार। नहीं, अरे प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद। सुरेखा दीदी, हाँ बोलिए। नहीं, ठीक से अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गया। हाँ बोलिए। वंदना भैया, पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक का उदयाभावी क्षय, और नहीं अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय। कौन सा लेंगे? सर्वघाती प्रकृति। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान का तो अनुदय हो जाएगा। हाँ तो क्या करें फिर? प्रत्याख्यान वर्ण का उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय में किसको? प्रत्याख्यानावरण का। प्रत्याख्यानावरण का अगर उदयाभावी क्षय करेंगे तो प्रत्याख्यानावरण का जो फल है वो नहीं मिलेगा, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, और प्रत्याख्यानावरण का बंदोबस्त हो जाएगा तो सकल संयम प्रकट हो जाएगा। तो फिर अप्रत्याख्यानावरण आ जाएगा। तो फिर का मतलब क्या होता है दीदी? नहीं, पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय होता है, तभी हम चारित्र धारण कर सकते हैं। क्या है प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ? क्या है? त्याग, संयम, चारित्र है ना, सकल संयम है प्रत्याख्यान। और अप्रत्याख्यान का क्या है? जो नहीं होने, एक देश। तो अप्रत्याख्यानावरण जो है उसका पहले हमें उदयाभावी क्षय अवस्था करना पड़ेगा। हाँ, और देशघाती में प्रत्याख्यानावरण का उदय है, संज्वलन का उदय है, नो कषाय का उदय है। उसका उदय देशघाती कर्मों का मतलब अप्रत्याख्यानावरण कर्म के और अनंतानुबंधी कर्म के उदयाभावी क्षय और स्वरूप उपशम होने की वजह से जो संपूर्ण चारित्र के ऊपर आवरण पड़ा था वो हट जाएगा पहले। अब हट जाएगा तो कितना उत्पन्न होगा? एक देश होगा या एक देश पूर्ण होगा? तो एक देश होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन वाले वहां पर उदय में रहेंगे बाकी। ठीक है, इसी की वजह से होगा। तो इस प्रकार से चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होगा। भाई देखो, सातवें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान की चर्चा प्रतियोगिता थी, हम लोग फिर से चौथे पांचवें छठे की चर्चा कर रहे हैं। चलिए, इसीलिए उत्तर क्या था? इनमें से कुछ भी नहीं। मतलब श्रेणी आरोहण में ना चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है, ना दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी है। दर्शन मोहनी का क्षयोपशम चौथे से सातवें में, और चारित्र मोहनी का क्षयोपशम पांचवें से लेकर सातवें में। ठीक है, इसीलिए श्रेणी आरोहण में क्या होगा? या तो चारित्र मोहनी कर्म का क्षय होगा, नहीं तो चारित्र मोहनी कर्म का उपशम होगा। ये दो ही चीजें वहां पर होगी। चलिए, इनमें से किसका अनुभाग सबसे जघन्य होता है? 112 लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है, सूक्ष्म कृष्टि, है ना। वो फेंक करके देख, मार के देखने का। बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि और पूर्व स्पर्धक। पूर्व मतलब बड़े बड़ी शिला के जैसे, पत्थर की शिला है, वो मारने से अनुभाग का अर्थ क्या होता है? उसका फल। तो वो सबसे ज्यादा घातक होगा, उससे कम घातक अपूर्व का होगा, उससे कम घातक बादर कृष्टि का होगा, और उससे कम घातक सूक्ष्म कृष्टि का होगा। तो सबसे जघन्य अनुभाग किसका होगा? सूक्ष्म कृष्टि का होगा, जो बिल्कुल रेती के जैसे होते हैं। भाई क्लियर है नहीं है? किसी को अगर प्रश्न पूछ रहा है तो हाथ ऊपर कर सकते हो। सप्तम गुणस्थान में किस प्रकार का सम्यक्त्व होता है? शायिक या उपशम सम्यक्त्व 19 लोगों ने लिखा, शायोपशमिक सम्यक्त्व 25 लोगों ने लिखा,
अब ये दोनों भी ऑप्शन सही हो सकते थे अगर तीसरे का नाम कोई दूसरा होता तो। तीसरा ऑप्शन दूसरा होता। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? उपरोक्त तीनों ही हो सकते हैं। तो चौथे से सातवें में क्षायिक सम्यक्त भी होता है, औपशमिक सम्यक्त भी होता है और क्षायोपशमिक भी होता है। और चूंकि तीसरे में ये सारा प्रावधान था, इसलिए तीसरा उत्तर यहां पर सही होगा। क्लियर है? क्योंकि जब तीन विकल्प दिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा सही प्रमुख विकल्प का चयन होता है। कल्पना दीदी क्लियर है? चलिए आगे। इनमें से बादल कृष्टि किसकी हो सकती है? अभी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। दर्शन मोहनी, संज्वलन चतुष्क की और केवल ज्ञानावरण कर्म की। तो इसमें से उत्तर क्या होगा? संज्वलन चतुष्क की ही बादल कृष्टि होती है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों की बादल कृष्टि होती है। सूक्ष्म सिर्फ लोभ की होगी। अपूर्व स्पर्धक कौन से कर्म के होते हैं? मोहनीय कर्म के ही होते हैं। पूर्व स्पर्धक सभी कर्मों के होते हैं। अपूर्व स्पर्धक सिर्फ मोहनीय कर्म के होते हैं। यहां पर भी 25 और 23 लोगों के उत्तर, मतलब 48 लोगों के उत्तर गलत है। सप्तम गुणस्थान का अधिकतम काल कितना है? 122 लोगों ने सही उत्तर दिया है, अंतर मुहूर्त। ठीक है, अभी भी किसी को लगता है कि एक मुहूर्त और एक समय। चलिए, एक समय कब बनेगा? जघन्य की अपेक्षा से जब पूछेंगे तो एक समय होगा। यहां पर अधिकतम पूछा है। इनमें से कौन से कार्य में त्रिकरण नहीं होते? तीन करण नहीं होते। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नहीं होते। 113 लोगों ने सही उत्तर दिया है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का जब बंध होता है तब तीन करण की आवश्यकता नहीं होती। पर क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति या उपशम सम्यक्त की प्राप्ति होते वक्त तीन करण आवश्यक होते हैं। प्रथमोपशम में तो होते ही है तीन करण, है ना, करण लब्धि के द्वारा। द्वितीय ऑप्शन में भी होते हैं क्या तीन करण? क्यों प्रमोद जी? होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अदप प्रवृत्तकरण में कुल कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात होते हैं, अनंत होते हैं या असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं? तो 114 लोगों ने सही उत्तर दिया है, असंख्यात लोक प्रमाण। अगला प्रश्न। कोई भी स्क्रीन को जूम ना करे, कोई फायदा नहीं होगा, यहां पर लाइंस बन जाएगी बस। स्थिति बंधापसरण में कोई तो आप लोगों में से स्क्रीन को जूम करने का प्रयास कर रहा है। जूम ऐसे नहीं होगा, उल्टे यहां पर उस स्क्रीन के ऊपर लाइंस आ जाती है, तो उसका प्रयास ना करें। जितना दिख रहा है उतना ही। अगर आपको बड़ा देखना है तो लैपटॉप के ऊपर देखो या बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखो, उसके बिना नहीं दिखेगा। चलिए, स्थिति बंधापसरण में, स्थिति बंधापसरण कब हो रहा है? अदप प्रवृत्तकरण में। वहां नए बंधने वाले कर्मों की स्थिति कितने समय तक लगातार एक समान बंधती है? मतलब उतने समय तक लगातार एक जैसे बंधेगी, फिर अगले में घट जाएगी। तो कितने? एक मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त या एक आवली? तो एक अंतर मुहूर्त तक एक समान बंधती है, फिर अगले अंतर मुहूर्त में घट जाएगी, फिर उसके अगले अंतर मुहूर्त में घट जाएगी। तो एक एक अंतर मुहूर्त में वो समान 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 बंधेगी। इनमें से कौन से गुणस्थानों के कार्यों में समानता पाई जाती है? 8वें और 9वें गुणस्थान के कार्य में, या 7वें 8वें गुणस्थान के कार्य में, या 7वें और 9वें गुणस्थान के कार्य में? सही उत्तर क्या है? 8वें और 9वें गुणस्थान के, क्योंकि इन दोनों में ही गुणश्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये चार कार्य होते हैं। तो कार्य की अपेक्षा समानता पाई जाती है।
किंतु दोनों के कार्य में जो गति है वो अनिवृत्तिकरण में ज्यादा जल्दी होती है, फास्ट होती है, ये समझना। सप्तम गुण स्थान में सम्यक्त्व प्राप्ति के समय कितने करण होते हैं? सिर्फ अधप्रवृत्त करण होता है, कोई करण नहीं होता, या तीनों करण होते हैं? सप्तम गुण स्थान में सम्यक्त्व प्राप्ति के समय तो कौन सा सम्यक्त्व? सातवें गुण स्थान में कौन सा सम्यक्त्व पाया जा सकता है? क्षायिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है या फिर औपशमिक नए सिरे से पाया जा सकता है? क्षायोपशमिक तो पहले से रहता है, तो क्षायिक हो या औपशमिक हो। अब यहां पर सातवें में जब औपशमिक होगा तो वो कौन सा होगा? द्वितीयोपशम होगा। तो क्षायिक सम्यक्त्व हो या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हो, इनमें तीनों करण होते ही होते हैं। 81 लोगों ने सही उत्तर दिया है। अब सप्तम गुण स्थान ये शब्द देख करके जिसने टिक मार्क किया है उन्होंने क्या किया? सिर्फ अधप्रवृत्त करण होता है, क्योंकि अपूर्वकरण तो 8वें में होता है, अनिवृत्तिकरण तो 9वें में होता है। पर प्रश्न सही तरीके से देखा नहीं। ठीक है, सप्तम गुण स्थान में गमनागमन प्रवृत्ति रूप क्रिया हो सकती है क्या? तो 114 लोगों ने हाँ लिखा। होती है गमनागमन की क्रिया, प्रवृत्ति होती है। हमने तो सोचा था सातवां गुण स्थान ध्यान का गुण स्थान है, नहीं? अच्छा, इतने सारे लोग, कुछ तो बताओ, हमारे ज्ञान में वर्धन करो। कौन बताएगा? कल्पना से दीदी बताओ। सप्तम गुण स्थान में गमनागमन प्रवृत्ति रूप क्रिया हो सकती है लिखा है, तो इसका परिहार विशुद्धि मुनि जो होते हैं ना वो करते हैं ना गमनागमन। बहुत बढ़िया। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो मुनिराज है वो सातवें गुण स्थान में भी उनकी गमनागमन की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, क्योंकि उसके गुण स्थान छठा और सातवां बताया है और उनको हर रोज गमनागमन का उनका नियम ही होता है। बहुत बढ़िया, चलिए, इससे सिद्ध होता है। अनिवृत्तिकरण में अनिवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? भिन्न परिणाम, भेद रहित समान परिणाम, या वैराग्य के परिणाम? तो 105 लोगों ने तो सही उत्तर दिया है, भेद रहित समान परिणाम, उसे अनिवृत्ति कहा जाता है और इसीलिए गुणस्थान का नाम अनिवृत्ति गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पड़ गया। स्थिति कांड घात किसका होता है? सभी 8 कर्म प्रकृतियों का होता है क्या? आयु कर्म के अलावा बाकी 7 कर्म प्रकृतियों का होता है क्या? सिर्फ घाती कर्म प्रकृतियों का होता है? स्थिति कम होने, बंद होना का जो कारण है, स्थिति का जो कांडघात मतलब जो पहले से सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है वो कम करने हैं, स्थिति कांड करना है, तो वो किसका होगा? 7 कर्म प्रकृति का ही होगा, आयु कर्म प्रकृति का नहीं होगा। आयु कर्म प्रकृति का कांडक करेंगे स्थिति में तो क्या होगा? सत्ता में पड़ी हुई आयु जो अपनी आयु लेकर के आगे है और उसका अगर स्थिति का कांडक करेंगे तो क्या करेंगे? अरे श्रेणी तो दूर, वो तो आयु ही खत्म करके समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आयु का नहीं होगा। अधप्रवृत्त करण में भिन्न समयवर्ती जीवों की विशुद्धि कैसे होती है? अधप्रवृत्त करण में एक समयवर्ती की भी भिन्न भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, और भिन्न समयवर्ती की समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। इसलिए उत्तर आएगा समान भी और असमान भी। अपूर्वकरण में क्या होता है? कौन बताएगा? अपूर्वकरण में समसमयवर्ती और भिन्न समयवर्ती की क्या होगी? कौन बताएगा नया? किरण जैन दीदी। अपूर्वकरण एक समयवर्ती जीवों के जो परिणाम है वो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम से अलग होंगे, और यदि एक ही समय में जीवों के परिणाम एक साथ हुए तो उनके समान भी और असमान भी अपूर्व अपूर्व परिणाम होंगे उनके। हाँ, अपूर्व अपूर्व ठीक है, किंतु हमें दूसरे की तुलना की अपेक्षा से नहीं बताना है। एक समयवर्ती का मतलब क्या हो गया? एक समय की अपेक्षा से ही उस पर्टिकुलर समय में जितने जीव है उस जीव में उतने जीवों की विशुद्धि जो है वो समान होगी क्या असमान होगी? अपूर्वकरण एक समयवर्ती, अपूर्व अपूर्व अलग अलग होती है, एक ही समान होती है। अलग अलग होती है कि एक समान होती है? आप दोनों बता रही हो।
एक समान होती है। एक समान होती है। और भिन्न समयवर्ती की? भिन्न समयवर्ती के समान असमान दोनों तरह की हो सकती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम। प्रमोद जी बताइए जरा। एक समयवर्ती मतलब उसमें भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते हैं, और जो भिन्न समय आगे जाके समयवर्ती परिणाम है वहां जो है भिन्नता ही रहेगी, वहां पर बराबर मतलब वो नहीं होंगे। प्रमोद जी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। स्मिता महाजन दीदी। एक समयवर्ती में तो समान और भिन्न तो दोनों हो सकते हैं। एक समयवर्ती के एक जीव की बात हो रही है, एक जीव की बात। देखो, एक समयवर्ती जीवों की, नाना जीवों की अपेक्षा से उत्तर आएगा। हाँ, एक समयवर्ती जीवों की अपूर्व करण पुनस्थान में विशुद्धि एक समान होगी कि नहीं होगी? एक समान भी होगी, भिन्न भिन्न भी हो सकती है एक समयवर्ती में तो। और भिन्न समयवर्ती के है तो वहां तो डिफरेंट ही होगी, भिन्न ही होगी वहां पे। चलिए देखो, यहां पर एक आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्मिता दीदी, आपको मैं अगला वाला प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप रोकिए तरह। देखो, ये चित्र दिख रहा है, एक साथ निकले हुए मुनिराज, बाद में निकले हुए मुनिराज। तो एक समयवर्ती मुनिराजों की विशुद्धि समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। समान ये तीनों की समान है, और आगे पीछे वालों की असमान है। और भिन्न समयवर्ती मुनिराजों के परिणाम नियम से असमान ही होते हैं। जी। तो 7वें और 8वें में कहां फर्क पड़ता है? 7वें में और 8वें में एक समयवर्ती वालों के उत्तर समान है, एक जैसे उत्तर है कि समान भी हो सकते हैं परिणाम, असमान भी हो सकते हैं। और भिन्न समयवर्ती में फर्क हो जाता है 7वें में और 8वें गुणस्थान में। ठीक है, चलिए। इसमें कंफ्यूज हो जाता है बार बार। अब स्मिता महाजन दीदी, ठीक है, चलिए अब स्मिता महाजन दीदी अनिवृत्तिकरण का बताइए। अनिवृत्तिकरण में समान भी रहेंगे और भिन्न भी रहेंगे। समान भी रहेंगे और भिन्न भी रहेंगे। किसके समान, किसके भिन्न? एक समयवर्ती वालों के, एक समयवर्ती वालों के समान रहेंगे, समान ही होते हैं, और भिन्न समयवर्ती वालों के भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न होंगे। आपको जब अनिवृत्तिकरण का जब उत्तर लगाना है, उसमें ही शब्द आता है। भिन्न भी समान ही होंगे, समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान ही होंगे, और भिन्न समयवर्ती मुनिराजों के परिणाम असमान ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। चलिए, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुण संक्रमण कौन से कर्म प्रकृतियों का होता है? गुण संक्रमण, गुण संक्रमण किसे कहते हैं? कौन बताएगा जल्दी से, फिर प्रश्न की तरफ जाएंगे। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उनको पहले चांस देंगे, नहीं तो फिर तो हमेशा वाले स्वाध्यायी है ही है। जिनके वीडियो नहीं खुले हैं वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, बिना वीडियो खोले आप उत्तर दे सकते हो। अरे कनकमाला छापिया नाम से दो, अच्छा देवेंद्र जी होंगे। देवेंद्र जी बताइए बिना खोले। चलिए, आपको हमने अनम्यूट किया है। देवेंद्र छापिया जी, अच्छा उन्होंने हैंड रेस तो किया है, चलो कोई बात नहीं है। कनकमाला दीदी आप बता दो। वैज वरना वो एक्चुअल में मेरा आज बहुत दिनों में वो टैबलेट चालू रहा था, तो वो 2 टैबलेट दोनों ही हम चालू करके देखे, इसलिए उनका नाम आ रहा है। बाकी तुमको अच्छा, मुझे क्या लगा आपका वीडियो खुला है, उनका नहीं है।
और दोनों में हाँ कनक वाला नाम डाला हुआ है, मतलब गड़बड़ उत्तर होगा सही इसका। आएगा। उत्तर सही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कनक वाला जी का ही नाम दोनों जगह किसी खड़ा हो को जाएगा। करवाया तो उस चक्कर में दोनों ही चालू रह गए, चलिए इसलिए चलिए, गड़बड़ उत्तर होगा। उत्तर बताइए। गुण संक्रमण, गुण एक संक्रमण का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे में मिलाना, जैसे चारित्र मौनी की प्रकृति है तो वो उसी को उससे मिला देना। एक कर्म की प्रकृति उस अलग प्रकृति में नहीं मिलते हैं, एक जैसे कर्म कोई संक्रमण होता देखिए, है। क्या और किसमें मिलते हैं वो अब बात अलग आएगी। पहले तो गुण संक्रमण का अर्थ क्या होता है वो बताइए। मिला देना, कर्मों को एक दूसरे में मिलाना, कम करना, मिला करके कम करना स्थिति। अच्छा, मतलब जैसे दो कुंडलियां मिलाई जाती है वैसे मिलाना का अर्थ गुण भी शब्द आया है, बताओ तो सही। ठीक से। एक दूसरे में मिला मिला देना का ही तो आप संक्रमण है। हंसना नहीं मुझ पर, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, 1 महीने की छुट्टी में बहुत कुछ भूल जाते हैं लोग। मिलाना बोलो बोलो। मतलब संक्रमण, संक्रमण मतलब मिलना, जैसे दशम की बताओ बताओ चलो। गुण संक्रमण मतलब किसका संक्रमण? कर्मों का, कर्मों का। कर्मों का संक्रमण मतलब क्या है? कोरोना का संक्रमण सुना था हमने, गुण संक्रमण का अर्थ क्या होता है? किसको बाधित करेगा ये, क्या करेगा? गुण संक्रमण मतलब क्या? आपस में मिलाना, मिलना। मिलना तो दीदी नहीं, थोड़ा सा एक कर्म की हाँ, प्रकृति अरविंद जी को बताइए, अरविंद जी बताइए। वंदना भैया जी, अप्रशस्त प्रकृतियों का मतलब गुण संक्रमण होना। आपने किसका होगा ये बताना, पर होगा मतलब क्या, गुण संक्रमण मतलब क्या, वो तो बताइए मतलब एक रूबी एक दीदी। एक प्रकृति का मतलब जो कर्म है वो दूसरी प्रकृति में उनका मतलब जुड़ जाना, संक्रमित हो जाना, संक्रमित हो जाना। ट्रांसफॉर्म हो जाना। यस सर। ठीक है। एक कर्म प्रकृति दूसरे कर्म प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति शब्द महत्वपूर्ण है, स्वभाव। यस। तो एक कर्म प्रकृति का स्वभाव दूसरे कर्म प्रकृति के स्वभाव के जैसा हो जाना, ये गुण संक्रमण होगा। संक्रमण, यहां पर संक्रमण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द यहां पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब किसका किसमें होता है, कौन बताएगा? किसका किसमें होता है? रूबी दीदी, आपने हैंड रेज निकाल दिया, हम आपको ही बताने वाले थे। चलो, दीपाली गांधी दीदी आप बताओ। दीपाली दीदी का कहाँ गया? एक मिनट, दीपाली दीदी का हाँ, दीपाली दीदी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। बंध रही प्रकृतियों का सत्ता में स्थित अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रही प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमण होना। चलिए, बंध रहित का मतलब ये कहेंगे कि अबंध, अभी जो नहीं बंध रही है वो, मतलब होगा किसमें? सत्ता में पड़ी है, जो सत्ता में हमारे पास कर्म प्रकृतियां पड़ी है, और वो भी कौन सी? अप्रशस्त टाइप की, पाप प्रकार की। तो जो हमारे सत्ता में, आत्मा में लगी हुई, पहले से लगी हुई जो अप्रशस्त प्रकृतियां है, उनका प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमण होता है, वो प्रशस्त प्रकृति में बदलती है, किंतु कौन सी? जिसका नया बंध अभी उस समय नहीं हो रहा है, इसलिए अबंध शब्द महत्वपूर्ण है। तो उत्तर होता है सत्ता में स्थित अबंध अप्रशस्त प्रकृतियों का। जो अप्रशस्त प्रकृति अब बंद नहीं रही है, नए सिरे से नहीं बन रही है, वो जो पहले से सत्ता में पड़ी है, वो अप्रशस्त से प्रशस्त में बदली जाएगी। ठीक है, तो 100 लोगों ने सही उत्तर दिया है यहां पर। और ये गुण संक्रमण जो है, ये मुख्यतः से 8वें और 9वें गुण स्थान में होता है। अपूर्व करण में अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? अब यहां पर भी बहुत से लोगों ने सिर्फ पहले विकल्प को चुना है, पहले कभी प्राप्त नहीं हुए ऐसे अपूर्व, सही है। किंतु जब तीनों विकल्प देखेंगे तो तीनों विकल्प में सबसे ज्यादा सही कौन सा है? अब दूसरा जो है, असमान, भिन्न या नए नए परिणाम होना, ये भी सही है, क्योंकि सिद्धांत चक्रवर्ती ने, विचित्र महाराज ने सिद्ध किया कि अपूर्व का अर्थ हमेशा ये वाला नहीं लेना, ये भी हो सकता है, पर्यायवाची है।
इसीलिए असमान, भिन्न, नए, पहले कभी प्राप्त नहीं हुए, ऐसे इन सभी को अपूर्व कहते हैं और इसलिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 59 लोगों ने सही उत्तर। तो यहां पर प्रश्न का अर्थ और बाकी नीचे के सभी विकल्प जो है वो पर्यायवाची है और इसीलिए उपरोक्त सभी ये सही उत्तर होगा। भाई क्लियर है? क्योंकि ये 56 लोगों का यहां पर गलत हो चुका है, बट गलत इसलिए हुआ क्योंकि ठीक से विकल्पों के अर्थ आपने देखे नहीं है। अपूर्वकरण गुणस्थान में अनुकृष्टि रचना क्यों नहीं है? अपूर्वकरण गुणस्थान में अनुकृष्टि रचना क्यों नहीं है? अच्छा, अनुकृष्टि रचना क्या होती है? अनुकृष्टि रचना क्या होती है? स्मिता दीदी, ऊपर और नीचे के परिणामों की समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि की जाती है। फिर से बोलो। ऊपर और नीचे के परिणामों की समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अनुकृष्टि की रचना अंक संदृष्टि में दिखाई जाती है और वो कब? जब ऊपर और नीचे के परिणाम जो है वो समान होते हैं तो उसको दिखाने के लिए की जाती है। तो अपूर्वकरण में ये सब नहीं होता है, ऊपर और नीचे के परिणाम में भिन्नता होती है और इसीलिए वहां पर अनुकृष्टि की रचना नहीं होती है। अब मेरा एक ही प्रॉब्लम यहां पर है, ये ऊपर के परिणाम और नीचे के परिणाम मतलब क्या है? ऊपर की सांस, नीचे की सांस क्या है? ऊपर और नीचे के परिणाम मतलब क्या है? क्या अर्थ लेंगे यहां पर? कौन से परिणाम हैं ऊपर के और नीचे के कि उनमें भिन्नता होने की वजह से वहां पर अनुकृष्टि की रचना नहीं होती? क्यों स्मिता दीदी, आपने उत्तर बता दिया, ऊपर के परिणाम नीचे के परिणाम किती कहेंगे? नाही, भिन्न समयावरती भिन्नही असतात आणि समान समयावरती भिन्न आणि समान असतात, म्हणून ते जे अनुकृष्टी म्हणजे ऊपर के अपूर्वकरण में क्या करेंगे? ऊपर के परिणाम शब्द का अर्थ क्या करेंगे? म्हणजे अपूर्वकरण मध्ये ऊपर के म्हणजे विशुद्ध परिणाम। अरे विशुद्ध तो नीचे में भी है वो भी तो विशुद्ध ही परिणाम है और ऊपर में है वो भी तो विशुद्ध ही है। भिन्न आणि असं हे फरक येतो ना भैया, विशुद्ध परिणामात समानता भिन्नता असं येतं ना। यहाँ पर विशुद्धि की जो तरतमता है उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं है दीदी। ज्यादा विशुद्धि कम विशुद्धि की अपेक्षा से वर्णन नहीं है ये। ऊपर के परिणाम और नीचे के परिणाम आप जो बता रही है वो उसका कार्य बता रही है, और ऊपर के परिणाम और नीचे के परिणाम मतलब क्या है? हाँ रेखा दीदी। एक समयवरती और भिन्न समय के परिणाम। दोनों की बात ही नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पर। तो आप लोग सब पहुंच रहे हो ठीक से, आप भी स्मिता दीदी भी थोड़ा सा हट रहे हो, सही जगह नहीं जा रहे हो। दीपा दीदी, जब समान परिणाम में खंड किए जाते हैं नहीं नहीं तो नहीं, सिर्फ पहले सिंपल प्रश्न है दीदी मेरा। ऊपर के परिणाम और नीचे के परिणाम मतलब क्या? पहले हुए परिणाम और बाद में हुए परिणाम। बहुत बढ़िया, समय की अपेक्षा से है। तो बाद के परिणाम को ऊपर के परिणाम कहेंगे, पहले के परिणाम को नीचे के परिणाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि श्रेणी में आरोहण करके जीव ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, जीव रहता तो वही है किंतु विशुद्धि बढ़ रही है। अभी जो दीदी ने बताया कि विशुद्ध परिणाम ज्यादा जहां पर है वो ऊपर के परिणाम कहेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, पर ऊपर के मतलब बाद के। तो पहले कम विशुद्ध होंगे, बाद में तुलनात्मक ज्यादा विशुद्ध होंगे। ऊपर और नीचे के मतलब क्या है? नीचे के मतलब पहले के परिणाम और ऊपर के मतलब बाद के परिणाम। ये समय की अपेक्षा से इसको ले लेना। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। तो ऊपर और नीचे के परिणामों में भिन्नता होने से अनुकृष्टि रचना नहीं होती। स्वस्थान अप्रवृत्त गुणस्थान में चारित्र संबंधी कितने करण होते हैं? प्रश्न बड़ा गंभीर था और सोच विचार करने वाला एक प्रश्न था। स्वस्थान अप्रवृत्त गुणस्थान, 7वें गुणस्थान के 2 भाग। निचला भाग स्वस्थान वाला, ऊपर अधप्रवृत्त करण जहां होता है वो सातिशय वाला। ये बात चल रही है नीचे वाले की, स्वस्थान में। तो वहां पर चारित्र संबंधी कितने करण होते हैं? तो एक बात बताइए, स्वस्थान में चारित्र संबंधी नए सिरे से कोई
घटना होती है क्या, कोई कार्य होता है क्या? क्योंकि करण तो तभी होंगे नए सिरे से जब कोई नया कार्य होगा। तो सातवें गुणस्थान में चारित्र संबंधी और कोई नया कार्य हो रहा है क्या? नहीं, क्षायक क्षणिक चारित्र के साथ ही स्वस्थान में आए थे, और स्वस्थान में जब तक है तब तक क्षायक क्षणिक चारित्र ही रहने वाला है। तो नए सिरे से चारित्र के संबंध में कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। बट अगर मान लो दर्शन मोहनी की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा अगर कोई जीव वहां पर स्वस्थान में रह करके क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है या द्वितीयोक्षम को प्राप्त करने जा रहा है, तो फिर 3 करण करेगा ही करेगा। स्वस्थान में रह करके 3 करण करेगा। बट वो चारित्र संबंधी कहलाएंगे क्या? नहीं, वो श्रद्धान संबंधी कहलाएंगे। क्लियर है? प्रश्न समझ में आया? उत्तर समझ में आया? ये थोड़ा सा बहुत सूक्ष्मता वाला प्रश्न था ये। तो 69 लोगों ने सही उत्तर दिया, बहुत अनुमोदना है उनकी, क्योंकि बहुत सोच समझ करके उन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, चलिए। और मैं ये सोच करके चलता हूं कि आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो पीडीएफ में देख करके या फिर से वीडियो ऑडियो सुन करके देख करके उत्तर दे रहा हो। तो ये मैं मान करके चलता हूं, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास रख करके चल रहा हूं कि आप अपने ज्ञान की परीक्षा खुद कर रहे हो। ठीक है, चलिए। कोई करण नहीं होता, सबको समझ में आ गई बात? ये अपूर्व करण गुणस्थान में जीव का मरण कहा नहीं हो सकता। किसी ने तो मुझे बोला, भैया आपको सीधे प्रश्न पूछने ही नहीं आते, कहा मरण हो सकता है ऐसा पूछना चाहिए था, आप पूछ रहे कहा मरण नहीं हो सकता। अब है तो है, क्या करे, टेढ़ी खीर तो टेढ़ी खीर। कहा मरण नहीं हो सकता, सभी 7 भागों में मरण नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प मैंने सीधे रखे थे। प्रश्न टेढ़ा था बट विकल्प सीधे थे। 7 भागों में मरण नहीं हो सकता, या इस गुणस्थान में कहीं भी मरण हो सकता है। अपूर्व करण मतलब 8वें की बात चल रही, नहीं 8वें में कहीं पर भी मरण नहीं होता, और 7 भागों में मरण नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, कहीं मरण हो सकता है। तो इस गुणस्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं हो सकता, बाकी 6 भागों में मरण हो सकता है। यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। 112 लोगों ने सही उत्तर दिया है। इनमें से कौन से करण में स्थिति और अनुभाग बंधापसरण होता है? चर्चा बंधापसरण की है, कांडक की नहीं है, स्थिति कांडक की नहीं है। तो बंधापसरण किसमें होता है? कौन से करण में होता है डॉक्टर शैला दीदी? अधप्रवत करण में। अब देखो दीदी, इतना सरल है कि नहीं है? तो भी 34 और 17 लोग अटक गए। ये अटकने वाला प्रश्न था ही नहीं, था क्या? तो जिनका गलत हो गया वो सोचो कि क्यों अटके। स्थिति बंध अपसरण, अनुभाग बंध अपसरण सबसे पहले अधप्रवृत्त करण में होंगे, और अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में इन्हीं का कांडक होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। कौन सी कर्म प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात होता है? अनुभाग कांडक 8वें 9वें गुणस्थान में होता है शुरुआत। तो किसका होता है? सत्ता में स्थित पुण्य प्रकृतियों का, सत्ता में स्थित अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का, या सत्ता में स्थित सभी अघाती कर्म प्रकृतियों का? नहीं, तो यहां पर पाप प्रकृति से संबंधित है इसलिए अप्रशस्त, और कांडक है इसलिए सत्ता में पड़े हुए, नए बंधने वाले के नहीं। नए बंधने वाले के साथ में बंध अपसरण, अनुभाग बंध अपसरण होगा, स्थिति बंध अपसरण और अनुभाग बंध अपसरण होगा, और सत्ता में जो पड़े उनके साथ में कांडक होंगे। ठीक है, चलिए। इतना बताने पर भी कोई तो फिर से स्क्रीन को जूम करने की चेष्टा कर रहा है। चलिए, शीला शाह दीदी आपका माइक कृपया बंद करें। वो जूम करने का प्रयास कर रहे हैं शायद। शीला शाह दीदी जूम ना करें। अनुभाग बंधापसरण कौन से कर्म प्रकृति का होता है, ये बात हो गई। अब
अपूर्वकरण गुणस्थान में नहीं, अनुभाग बंधापसरण की बात चल रही है। अनुभाग बंधापसरण किसका होता है? तो पुण्य प्रकृति का होता है कि पाप प्रकृति का होता है कि सभी कर्म प्रकृति का होता है? पाप प्रकृति का होता है। अपूर्वकरण गुणस्थान में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? अभी चर्चा हम लोगों ने की थी। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से समान भी हो सकते हैं या फिर भिन्न भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न ही होते हैं। इनमें से कौन से कर्म का काल सबसे ज्यादा है? इनमें से कौन से कर्म का काल सबसे ज्यादा है? अदप प्रवृत्त कर्म का काल सबसे ज्यादा, उससे कम अपूर्वकरण का और उससे भी कम अनिवृत्तिकरण का। अपूर्वकरण परिणाम किसे प्राप्त होते हैं? अंतिम प्रश्न आ रहा है। अपूर्वकरण परिणाम किसे प्राप्त होते हैं? स्वस्थान अप्रमत्त जीव को प्राप्त होते हैं, सातिशय अप्रमत्त जीव को प्राप्त होते हैं, या प्रमत्त विदत जीव को प्राप्त होते हैं? तो अदप प्रवृत्तकरण जिन्होंने पूर्ण किया है, ऐसे जीवों के ही ऐसे अपूर्वकरण के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये 110 लोगों ने सही उत्तर दिया है। इस प्रकार से ये बड़ा ही, वैसे देखा जाए तो सिंपल ऐसा ये प्रश्न पत्र था, और आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया। चर्चा के माध्यम से मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको समझ में भी आया होगा। अब इसके ऊपर कोई किसी के प्रश्न है? क्योंकि हमारे पास समय तो अभी है। तो प्रश्न है किसी के? चलिए, अगर प्रश्न नहीं है तो आज यहीं पर हम लोग इस प्रश्न पत्र की चर्चा को पूर्ण कर देते हैं।